नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। श्रीनगर से बड़ी खबर। श्रीनगर के नौगाम इलाके में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिला दिया। इस धमाके में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बचाव दल को मलबा हटाने में मुश्किल हो रही है। घटनास्थल से करीब 300 फीट दूर तक मानव अंगों के टुकड़े मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भयावह था। सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से बरामद विस्फोटक पदार्थ की एफएसएल टीम पिछले 2 दिनों से जांच कर रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अस्थिरता सिर्फ मूवमेंट या हैंडलिंग के कारण नहीं हुई, बल्कि इसमें तापमान, रासायनिक संरचना और कुछ विशेष तत्वों के संपर्क जैसी कई संवेदनशील परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद से लाई गई थी। टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि विस्फोट अचानक रासायनिक अस्थिरता से हुआ या इसके पीछे किसी तरह की साजिश की भूमिका थी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात विस्फोटक सामग्री जांचते समय अचानक जोरदार धमाका हुआ था। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 27 से अधिक घायल हैं। फरीदाबाद से लाया गया ये विस्फोट फॉरेंसिक टीम जांच कर रही थी, तभी ये दुर्घटना घटी। मृतकों में पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। डीजीपी नलिन प्रभात ने स्पष्ट किया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक अनहोनी दुर्घटना है। धमाका इतना प्रबल था कि आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए सेना के अस्पताल और एसकेआईएमएस में कराया जा रहा है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली और मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आज गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नर्मदा जिले में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में आदिवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:45 पर नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद वो दोपहर करीब 2:45 पर देडी यापड़ा पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वो कई परियोजनाओं और शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन 35 सीटों के फेर में फंस चुका है। यहां भी राजद ने 25 सीटों के साथ काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया है और कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। ऐतिहासिक जीत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ जीत के जश्न में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एनडीए की बड़ी जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अपनी संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की और भाजपा की रणनीति का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को भी धन्यवाद दिया। बिहार के सहरसा विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। इस सीट पर महागठबंधन समर्थित इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता निकटतम प्रतिद्वंद्वित भाजपा प्रत्याशी आलोक रंजन झा को 2038 मतों से चुनाव हरा दिया है। वहीं देर रात जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आईपी गुप्ता ने पत्रकारों से रूबरू होकर सहरसा की जनता का आभार जताया। आईपी गुप्ता ने कहा कि ये जीत हमारी नहीं, सहरसा की जनता की जीत है, इसलिए मैं तमाम सहरसा वासियों का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को रुझानों में अजय बढ़त मिलने पर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। प्रदेश कार्यालय कुशाम्भाव ठाकरे परिसर में जहां पटाखे फोड़कर सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में ढोल ताशे थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थिरकते दिखे। इतना ही नहीं, महिला पदाधिकारियों ने मिठाई खिलाकर जीत की एक दूसरे को बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जीत का बधाई देते हुए कहा, बिहार में 20 साल से कुशासन पर मुहर बताई है। विपक्षियों के सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगी है। नितिन नवीन जी प्रदेश प्रभारी हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्हें जीत की बधाई दी। मंत्रालय भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन तिलहन फसल के उपार्जन के लिए पूर्व वर्ष की भांति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा। आज हुए साय कैबिनेट में इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं और सभी पार्टी मुख्यालयों में इस समय जश्न का माहौल है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और झूमते गाते गीत का जश्न मनाया है। वहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है, जिसके लिए देश भर के कई नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के जश्न के बीच जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हर कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बिहार में मिली इस जीत का जमकर जश्न मनाया। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांटकर इस जीत का जश्न मनाया। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष का कहना है कि बिहार में मिली इस जीत का असर दूसरे राज्यों के चुनाव में भी दिखाई देगा। वहीं भाजपा विधायक मदन कौशिक ने कहा कि मोदी सरकार की विकास कार्यों पर बिहार चुनाव में जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इस जीत से न केवल जनता का विश्वास बढ़ा है, बल्कि विपक्षियों के सभी झूठी पोल खुल गई है। शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि बिहार में भाजपा और एनडीए की ये जीत कई मायनों में खास है और ये जीत न केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, बल्कि जनता के बीच विश्वास भी गहराया है। गौचर में 73वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का शुभारंभ किया। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेले के शुभारंभ पर
सबको बधाई देते हुए कहा कि 7 दशकों से अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य और सब क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। गौचर मेला हमारे राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक मेलों में से एक है, जिसमें सरकार की विभिन्न विभाग सक्रिय होकर प्रतिभाग करती है। मुख्यमंत्री ने गौचर में पिथौरागढ़ की तर्ज पर 18 सीटर हेली सेवा प्रारंभ किए जाने, नगर क्षेत्र के 4 प्रमुख स्थलों पर पार्किंग सुविधाओं का विकास किए जाने और साकेत नगर, रघुनाथ मंदिर, चटवापीपल मोटर मार्ग निर्माण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गौचर में स्टेडियम निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, शीघ्र ही इसका कार्य शुरू करवाया जाएगा। फर्जी निवेश योजनाओं के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला गैंगस्टर और गैंगस्टर एक्ट में वांछित मुख्य आरोपी जगदीश पुनेठा अब उत्तराखंड पुलिस की गिरफ्त में है। पिथौरागढ़ का रहने वाला पुनेठा लंबे समय से दुबई में छिपा हुआ था और शेयर बाजार, निर्मम बंग कमोडिटी और माया छात्रा आभूषण जैसी फर्जी कंपनियों के जरिए लोगों को निवेश का लालच देकर ठगता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक ही मामले में उनसे 1 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी की, जबकि कुल मिलाकर 2 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जुटाई। उसके खिलाफ पिथौरागढ़ और जाजर देवल थाने में कुल 4 गंभीर मामले दर्ज थे। उत्तराखंड में अवैध शराब तस्करी पर आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाली अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में हरावाला में 18 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई, जो चंडीगढ़ मार्ग की थी। तस्कर इस पर डिफेंस का लेबल लगाकर इसे शादी पार्टियों में खपाने की कोशिश कर रहे थे। आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करने वाली टीम की सराहना की। वहीं उधम सिंह नगर में कच्ची शराब और लहन को नष्ट किया गया, जबकि हरिद्वार में 11 और 12 नवंबर को लगातार अभियान चलाकर रोज बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी जा रही है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। टिहरी गढ़वाल में भिलंगना ब्लॉक में 2 प्रसव पीड़िताओं की मौत के बाद शुरू हुआ घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा और सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति का आंदोलन 21वें दिन भी नहीं थमा। गुरुवार देर रात विधायक शक्तिलाल शाह और ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी ने पिलखी में आंदोलनकारियों से लंबी वार्ता की, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। शुक्रवार को दर्जाधारी राज्य मंत्री वीरेंद्र सेमवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनूप बिष्ट और कुलदीप रावत भी पहुंचे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की, मगर आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि बिना लिखित निर्णय वो पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलनकारियों ने दोहराया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर औपचारिक फैसला नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड शिक्षा के डिजिटल युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में 124 माध्यमिक विद्यालयों में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास स्थापित कर छात्रों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ा गया है। इन कक्षाओं में NCERT और SCERT द्वारा अनुमोदित कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास स्थापित करने की दिशा में कार्य तेजी से जारी है, जिसमें CSR तथा सहयोगी संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सरकार केवल तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षाओं को भी कंटेंट आधारित शिक्षण का DIET के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो डिजिटल साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। ये पहल उत्तराखंड को स्मार्ट शिक्षा के नए युग में ले जाने की ओर धामी सरकार की दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन कार्यक्रम के तहत भारत का सबसे बड़ा और 140 फीट ऊंचा बैम्बू टावर समर्पित
छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना समारोह का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल बेमेतरा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बना। इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव तथा कैबिनेट मंत्री श्री दयाल दास बघेल की विशेष उपस्थिति रही। बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जहां छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन कार्यक्रम के तहत भारत का सबसे बड़ा और 140 फीट ऊंचा बम्बू टावर समर्पित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना समारोह का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल बेमेतरा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये संरचना केवल बांस का निर्माण नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, कौशल, नवाचार और व्यापक संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने बांस का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा बांस आधारित कृषि के प्रसार की अपील की। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते जलवायु और जल संकट की स्थिति में बांस की खेती किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। जैसे कि बांस कम पानी में तेजी से बढ़ता है, मिट्टी कटाव रोकता है और हरियाली बढ़ाता है, जल संतुलन बनाए रखने में अत्यंत उपयोगी रहता है। जिला शक्ति के जयजयपुर ब्लॉक के ग्राम मालदा में मेडिकल दुकान की आड़ में बिना डिग्री वाला व्यक्ति खुलेआम इलाज कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार रविशंकर कश्यप नामक व्यक्ति बिना किसी चिकित्सीय योग्यता के इंजेक्शन लगाने से लेकर दवाइयां देने और गंभीर बीमारियों का इलाज करने तक का दावा करता था। सस्ते उपचार के लालच में लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार इलाज के दौरान मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है, जिससे उनकी जान पर गंभीर खतरा बना रहता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में बाल दिवस पर खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। साहेबगंज जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में बाल दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद पूरे विद्यालय परिसर में बाल दिवस का उत्साह छा गया। विद्यालय में बच्चों के लिए विविध खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लड़कों के लिए क्रिकेट मैच जबकि लड़कियों के लिए खो खो एवं अन्य खेलों का आयोजन हुआ। बच्चों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बागेश्वर महाराज की पदयात्रा अब उत्तर प्रदेश में ब्रिज में प्रवेश कर चुकी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की सुरक्षा व्यवस्था 18 जोन में बांटी गई। 3000 पुलिस बल लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था एसीपी अनुज चौधरी के हाथ में सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही बागेश्वर महाराज ने कहा, हम यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी के नज़दीक हैं और हम प्रवेश कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। अच्छी व्यवस्था पदयात्रा में की गई थी, लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश ब्रज में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में पूरी सुरक्षा है। यहाँ से तो और कोई डर नहीं है कि गाड़ी पलट जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे कि पदयात्रा के दौरान आने वाले साधु संतों को आने से रोका ना जाए, क्योंकि पदयात्रा कुछ दिनों की ही है, लेकिन हमें उन संतों के बीच ही रहना है। राजकुमार राव और पत्रलेखा को उनकी शादी की 4वीं एनिवर्सरी पर बड़ा तोहफा मिला है। कपल मम्मी पापा बन गए हैं। राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है। राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंट क्लब में शामिल हो गए हैं। बॉलीवुड के पावर कपल के घर नई राजकुमारी का जन्म हुआ है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैंस से खुशखबरी शेयर की है। कपल ने गुड न्यूज़ 15 नवंबर सुबह अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हम चांद पर हैं। भगवान ने हमें हमारी चौथी सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है।
टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।